नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी के ऋषि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा विषय है खनिज संसाधन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स। खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स। खनिज जो है ये किसी देश की प्राकृतिक संपदा होती है। जो खनिज पदार्थ होते हैं ये किसी देश के प्राकृतिक संपदा होते हैं। सामान्य अर्थों में अगर देखा जाए तो सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, सामान्य अर्थों में अगर देखा जाए तो वे सभी पदार्थ जो खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं वे खनिज कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, अनेक प्रकार के धात्विक अयस्क। वैज्ञानिक शब्दावली में अगर देखा जाए, खनिज का तात्पर्य एक ऐसे अजैव पदार्थ से है जो एक विशिष्ट रासायनिक संगठन, एक ऐसे अजैव पदार्थ से है जो एक विशिष्ट रासायनिक संगठन रखता हो तथा उसके कणों के मिश्रण से सेल रचना होती हो, सामान्यतः सभी खनिज रवेदार होते हैं। कुछ खनिज एक ही तत्व से निर्मित होते हैं जैसे हीरा, कार्बन आदि, परंतु अधिकांश खनिज दो तत्वों वाले होते हैं जैसे लोहे और सल्फर आदि के रूप में। खनिजों के जो खनिज होते हैं इनके अनेक गुणधर्म होते हैं। जैसे कुछ खनिज क्रिस्टलीय होते हैं, कुछ कठोर होते हैं, कुछ विशिष्ट घनत्व वाले होते हैं, कुछ का रंग चमकीला या चमक वाला होता है, कुछ पारदर्शी होते हैं आदि की संरचना खनिजों की पाई जाती है। दोस्तों, मानव और खनिज संसाधन एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखते हैं। मानव और खनिज संसाधन एक दूसरे से, मैन एंड मिनरल रिसोर्स एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध रखते हैं। खनिज पदार्थ संसार के सबसे अधिक मूल्यवान संसाधनों में होता है। ये जो खनिज पदार्थ होते हैं ये संसार के सबसे अधिक मूल्यवान संसाधनों में से होते हैं जिनसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। यानी मिनरल्स जो होते हैं ये बहुत ही मूल्यवान संसाधनों की श्रेणी में आते हैं और ये मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये किसी न किसी रूप में अगर देखा जाए तो जो खनिज होते हैं ये किसी न किसी रूप में मानव के लिए बहुत ही परम आवश्यक होते हैं। जैसे नमक, आयोडीन जैसे खनिज, नमक, आयोडीन जैसे खनिज जो तो मनुष्य के भोजन का प्रमुख अंग है, मनुष्य के भोजन का प्रमुख अंग है, इसके बिना मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता है। हमारी सभ्यता जो है वो धात्विक खनिजों पर, जो हमारी सभ्यता है वो धात्विक खनिजों पर आधारित है। जो हमारी सभ्यताएं हैं वे धात्विक खनिजों पर ही आधारित हैं। हमारी मशीनी धातुओं से बनी हुई हैं, वे खनिज पदार्थों से चलती हैं। जो अनेक प्रकार की मशीनें हैं वे खनिजों से बने हुए हैं, जो अनेक धातुओं से चलते हैं। संसार के रेल मार्गों द्वारा जितना वजन खनिज पदार्थ का ढोया जाता है, संसार के रेल मार्गों में जितना वजन खनिज पदार्थ का ढोया जाता है
इतना वजन संसार के अन्य किसी संसाधनों का भी मिलकर रेल द्वारा नहीं ढोया जा सकता है। यानी सबसे ज़्यादा वजन जो है ढोने वाला खनिज जो है ये खनिज है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खनिजों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर देखा जाए तो खनिजों और खनिजों से निर्मित माल का विशेष अंशदान रहता है। मानव सभ्यता के इतिहास में अब से लगभग 8 लाख वर्ष पूर्व, यानी वर्तमान समय से 8 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य फ्लिंट प्रस्तर के औजार बनाने लगा था। बहुत लंबे समय तक प्रस्तर शिल्प का प्रयोग करने के बाद अब से लगभग 20,000 वर्ष पूर्व मनुष्य धातुओं का प्रयोग करना सीख गया था। यानी वर्तमान समय से लगभग 20,000 वर्ष पूर्व मनुष्य खनिजों का उपयोग करना प्रारंभ, औजार बनाना प्रारंभ हो गया था। इससे पहले मनुष्य जो है तांबे के छोटे औजार बनाना जानता था। वो काल जो है ताम्रयुग, यानी जिस युग में तांबे से बनी हुई वस्तुएं, खनिजों से बनी हुई वस्तुएं बनाई जाती थी, उसे ताम्रयुग, कॉपर एज कहलाता है। इसके पश्चात मनुष्य ने कांसे का प्रयोग करना प्रारंभ किया। इसके बाद मनुष्य ने कांसे का प्रयोग करना प्रारंभ किया। वह कांस्य युग कहलाता है, ब्रोंज एज कहलाता है। उसे हम ब्रोंज यानी ताम्र युग और कांस्य युग के नाम से पुकारते हैं। वर्तमान जो समय है इसको हम यंत्र युग कहा जाता है। जो वर्तमान समय है ये यंत्रों का युग है, मशीनी का युग है, मशीनीकरण का युग है। तो वर्तमान समय को हम यंत्र युग के नाम से पुकारते हैं। आज की वर्तमान समय की सभ्यता कह सकते हैं। वर्तमान समय की जो सभ्यता है वो शक्ति और यंत्रों की सभ्यता है। वर्तमान समय की जो सभ्यता है वो यंत्र और शक्ति की सभ्यता है। आज कोयला, खनिज तेल और विद्युत के कारखाने चल रहे हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कोयले, खनिज तेल और विद्युत के अनेक प्रकार के कारखाने चल रहे हैं तथा आणविक खनिजों, साथ ही साथ आणविक खनिजों ने मनुष्य के हाथों में अपार शक्ति सौंप दी है। जो आणविक शक्ति खनिज हैं इन्होंने मानव सभ्यता को अपार शक्ति सौंप दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान सभ्यता खनिजों की सभ्यता है। यानी इस आधार पर अगर देखा जाए तो हम सभी कह सकते हैं कि वर्तमान जो हमारी सभ्यता है ये खनिजों की सभ्यता है। क्योंकि वर्तमान समय में जो युग है यह मशीनों का युग है और मशीनों का निर्माण अनेक प्रकार के खनिजों से हुआ है। तो वर्तमान युग या वर्तमान की सभ्यता कह सकते हैं ये खनिजों की सभ्यता कहलाती है। खनिजों के प्रकार, अब आता है दोस्तों खनिजों के प्रकार। खनिज मुख्यतः निम्न श्रेणियों में खनिजों को विभाजित किया जाता है। अगर खनिजों के विभाजन के आधार को देखा जाए तो उसको प्रमुखतः निम्न श्रेणियों में हम विभाजित करते हैं। नंबर 1 आता है धात्विक खनिज। नंबर 1 आता है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जैसे नमक, अभ्रक, गंधक, चूना, जिप्सम, ग्रेफाइट आदि। यानी अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जैसे नमक, अभ्रक, गंधक, चूना, जिप्सम और ग्रेफाइट आदि।
और दूसरा है धात्विक खनिज। यानी पहला खनिज है अधात्विक खनिज और दूसरा खनिज है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंतर्गत उन खनिजों का नाम आता है जैसे लोहा। धात्विक खनिज के अंतर्गत लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता, सीसा, रांगा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, इस प्रकार की धातुएं जो हैं उनको हम धात्विक खनिज की श्रेणी में विभाजित करते हैं। तीसरा जो इसका वर्गीकरण का आधार है वह खनिज ईंधन। खनिज ईंधन के अंतर्गत कोयला, खनिज ईंधन के अंतर्गत आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि। यानी खनिजों के अगर वर्गीकरण को देखा जाए तो उनके विभाजन का 3 आधार पर उन खनिजों को विभाजित करते हैं। नंबर 1 है अधात्विक खनिज, नंबर 2 है धात्विक खनिज और नंबर 3 है खनिज ईंधन। अधात्विक खनिज के उदाहरणों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उसके अंतर्गत आता है नमक, अभ्रक, गंधक, चूना, जिप्सम और ग्रेफाइट। धात्विक खनिज के अंतर्गत लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता, सीसा, रांगा, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। और तीसरा वर्गीकरण हमने बताया कि खनिज ईंधन। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है खनिज ईंधन। इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि। अब नंबर 1 आता है धात्विक खनिज। सबसे पहले हम अधात्विक खनिज के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1 है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है वास्तु सामग्री अर्थात इमारतें बनाने का सामान। नंबर 2 है खनिज रसायन। तो नंबर 1 पर हम चर्चा करते हैं वास्तु सामग्री अथवा इमारतें बनाने का सामान। इमारती सामान में बलुआ पत्थर, जो इमारती सामान होता है उसमें बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि पत्थर काम में आते हैं। और ये पत्थर प्रायः खदान से निकाले जाते हैं। ये पत्थर जो है यानी जो पत्थर हैं बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये जो है खदानों से निकाले जाते हैं। इनमें वजन होने के कारण प्रायः 100 से 200 किलोमीटर के वृत्त में भीतर ही इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। क्योंकि इस प्रकार के जो संसाधन या खनिज होते हैं इनका भार ज़्यादा होता है, परिवहन लागत इनकी ज़्यादा आती है। तो हम लोग 100-200 किलोमीटर की परिधि में ही इन वस्तुओं को उपभोग में ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। बजरी, मकान और रेत का प्रयोग सड़क बनाने में, कंक्रीट, प्लास्टर में, मकान की छतों में और फर्शों में तथा अन्य छोटे छोटे कामों में किया जाता है। ये ग्लेशियर के मोरेन क्षेत्रों, समुद्र तटों, झील तटों और नदी वेदिकाओं से प्राप्त होते हैं। चिकनी मिट्टी, ये मकान बनाने की ईंट, मिट्टी के बर्तन, पोर्सिलेन के पात्र, क्रॉकरी आदि का निर्माण होता है।
चूना युक्त सैल को फूंक पीस कर सीमेंट तैयार किया जाता है। इनके विशाल इमारतें, बांध, पुल, सड़कें, नालियाँ, छतों की चादरें इत्यादि बनाई जाती हैं। चूने के पत्थरों को भी फूंक पीस कर सीमेंट तैयार किया जाता है। चूने के पत्थर के रूपांतरण से संगमरमर जैसा महत्वपूर्ण इमारती प्रस्तर प्राप्त होता है। नदियों के मैदानों से या कम वर्षा वाले मैदानों से में चूने के कंकड़ मिलते हैं। उनको फूंक पीस कर इमारती चूना, प्लास्टर इत्यादि बनाए जाते हैं। उनमें सड़कें भी बनाई जाती हैं। बलुआ पत्थरों को कुचलने पर प्राकृतिक रेत मिल जाती है, जिससे कांच उद्योग चलते हैं। दूसरा है खनिज रसायन और उनका प्रयोग। खनिज रसायन और उनका प्रयोग। खानों या खदानों से प्राप्त होने वाले खनिज रसायनों में नमक मुख्य है। खानों या खनिज रसायनों से प्राप्त होने वाले स्रोतों में नमक मुख्य है। इसके अलावा गंधक, अभ्रक, चूना, जिप्सम, एस्बेस्टस और उर्वरक आदि की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फर्स्ट आता है इसमें नमक या लवण। नमक या लवण। नमक समुद्री जल से, मरुस्थलीय झीलों से या चट्टानों से निकाला जाता है। भारत में मालाबार तट और राजस्थान की सांभर, पंचभद्रा आदि झीलों से नमक प्राप्त होता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में नमक के चट्टानों से भी नमक निकाला जाता है। ये नमक घरेलू भोजन के अलावा साबुन बनाने, कागज़ के कारखाने बनाने में, ब्लीचिंग करने, जल शोधन, चमड़ा रंगने, मिट्टी के अनेक प्रकार के पात्र बनाने, कांच उद्योग, वस्त्र उद्योग, रंग उद्योग और इस्पात उद्योग में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला है अभ्रक। अभ्रक एक पारदर्शी, परतदार और लचकदार खनिज है। अभ्रक एक पारदर्शी, परतदार और लचकदार खनिज है जो सिलिकेट प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। यानी जो अभ्रक है ये सिलिकेट प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। यह चमकदार होता है। इसके विशाल भंडार भारत में स्थित हैं। यानी अभ्रक के भंडार जो है, विशाल भंडार जो है भारत में स्थित है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ अभ्रक के नए नए प्रयोग सामने आते जा रहे हैं। ये विद्युत रोधी और उच्च ताप सह होता है, क्योंकि अभ्रक जो होता है ये विद्युत रोधी और उच्च ताप सह होता है। अभ्रक की किस्में या अभ्रक के प्रकार। अभ्रक में लोहा आदि दूसरे मिश्रण के कारण रंग परिवर्तन हो जाता है। अभ्रक में लोहा आदि दूसरे मिश्रण के कारण रंग परिवर्तन हो जाता है। रंगों के आधार पर अभ्रक की कई किस्में होती हैं, जिनमें 3 किस्में प्रमुख होती हैं। श्वेत अभ्रक जिसे मस्को वाइट कहते हैं। पीत अभ्रक जिसे फ्लोगोपाइट कहते हैं। श्याम अभ्रक जिसे बायोफाइट कहते हैं। अभ्रक की जो है
प्रमुख 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 श्वेत अभ्रक जिसे मस्कोवाइट कहते हैं, दूसरा पीत अभ्रक जिसे प्लोगोपाइट कहते हैं, और तीसरा है श्याम अभ्रक जिसे बायोपाइट कहते हैं। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्वेत अभ्रक होता है। यानी अभ्रक की श्रेणी को अगर देखा जाए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्वेत अभ्रक होता है। अभ्रक का प्रयोग, अभ्रक बिजली का सर्वोत्तम रोधी है। अभ्रक बिजली का सर्वोत्तम रोधी है, अर्थात इसके अंदर बिजली की धारा नहीं जाती, अतः इसका प्रयोग विद्युत उत्पादन शक्तिगृहों, कंडेंसरों में, बेतार टेलीग्राफी के यंत्रों में, रेडियो, ट्रांजिस्टर आदि में, टेलीफोन में, वायुयानों में, बिजली उत्पन्न करने वाले मोटरों में तथा डायनमो में, उच्च वोल्टता के प्रेरण यंत्रों में, लैंपों के सॉकेटों में अभ्रक लोहे आदि की अपेक्षा बहुत अधिक ऊंचे ताप को सहन कर सकता है। अभ्रक जो है लोहे से भी अधिक ताप को सहन कर सकता है। अतः अभ्रक का उपयोग लोहा तथा इस्पात गलाने की भट्ठियों, अन्य धातुओं को गलाने की तथा कांच की बनाने की भट्ठियों में होता है। अग्निरोधी होने के कारण अभ्रक बॉयलरों में प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के युद्धास्त्रों को बनाने में भी अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए युद्ध काल में यह एक सामरिक महत्व का खनिज हो जाता है। सजावट के रंग रोधनों में, चमक दमक की पॉलिशों में, विशेष रंगों की छपाई आदि में भी अभ्रक का पाउडर काम में लाया जाता है। औषध के रूप में भी अभ्रक की भस्म का प्रयोग होता है। अभ्रक का उपयोग चादर तथा पाउडर दोनों रूपों में किया जाता है। अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़ों को लाख के घोल से जोड़कर बड़ी चादरें बना ली जाती हैं, जिनको माइका नाइट कहते हैं। उन चादरों को माइका नाइट कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से माइका नाइट का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अभ्रक उत्पादक देश, अभ्रक रूस, ब्राज़ील, कनाडा, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका तथा भारत में अभ्रक के भंडार हैं। कनाडा तथा मालागासी में पीत अभ्रक का उत्पादन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना क्षेत्र में अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। भारत में अभ्रक का उत्पादन प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। यानी अभ्रक के उत्पादन को देखा जाए भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो भारत में अभ्रक का उत्पादन प्राचीन काल से होता आ रहा है। ईसा के 2000 वर्ष पूर्व से अभ्रक की खुदाई होती रही है। यानी ईसा के 2000 वर्ष पूर्व से भी अभ्रक की खुदाई होती चली आ रही है। पिछले 65 वर्षों से संसार का लगभग 75%, पिछले 65 वर्षों से लगभग संसार का 75% अभ्रक भारत से ही प्राप्त होता है। यही अभ्रक की यहाँ अभ्रक के 3 बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। यानी भारत में अगर देखा जाए तो अभ्रक के 3 बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। नंबर 1 झारखंड की अभ्रक पेटी, जो भारत में 3 बहुत बड़े अभ्रक के उत्पादक क्षेत्र हैं, उसमें नंबर 1 आता है झारखंड की अभ्रक पेटी। ये लगभग 140 किलोमीटर लंबी, यानी झारखंड की जो पेटी है ये 140 किलोमीटर लंबी और 25 किलोमीटर चौड़ी ये पेटी हजारीबाग, गया, मुंगेर और सिंहभूम जिलों में फैली हुई है। यानी ये पेटी हजारीबाग, गया, मुंगेर, सिंहभूम जिलों में फैली हुई है। सबसे बड़ी खाने हजारीबाग जिले में कोडरमा क्षेत्र में स्थित है। सबसे बड़ी जो है यहाँ अभ्रक की खान कह सकते हैं, कोडरमा जिले में पाया जाता है, स्थित है। झारखंड की लगभग 3/4 अभ्रक का उत्पादक कोडरमा क्षेत्र की खानों से ही होता है। यानी यहाँ 3/4%
अवरक का उत्पादन कोडरमा क्षेत्र से ही अवरक का उत्पादन किया जाता है। अन्य खानों में यहाँ गिरिडीह, दोमाचन्य, चाकल, तिसरी आदि हैं। भागलपुर, सिंहभूम और पलामू, भागलपुर, सिंहभूम और पलामू जिलों में भी अवरक का उत्पादन होता है। भारत के अवरक उत्पादन का लगभग 60%, भारत में अवरक उत्पादन का लगभग 60% भाग झारखंड की खानों से प्राप्त होता है। यानी अवरक उत्पादन में जो भारत के महत्वपूर्ण स्थान है उसमें राज्य में झारखंड राज्य में 60% अवरक का उत्पादन झारखंड राज्य से होता है। दूसरा है आंध्र प्रदेश की अवरक पेटी। दूसरी पेटी है आंध्र प्रदेश की अवरक पेटी। ये नल्लौर यानी आंध्र प्रदेश में ये नल्लौर तथा विशाखापट्टनम जिलों में स्थित है। नल्लौर और विशाखापट्टनम जिलों में स्थित है, जो 100 किलोमीटर लंबी और 20 से 32 किलोमीटर तक चौड़ी है। जो 100 किलोमीटर लंबी और 20 से 32 किलोमीटर तक चौड़ी है। प्रमुख अवरक की खाने काली चेहू और तेलीबाड़ू में है। यानी यहाँ के प्रमुख खाने अगर देखा जाए तो काली चेहू और तेलीबाड़ू में है, जिसमें हरे रंग का अवरक निकलता है। यानी इस क्षेत्र में हरे रंग का अवरक पाया जाता है। ये खाने गुंडूर, कावाली, आत्माकुर और रामपुर में हैं। भारत का 15% उत्पादन आंध्र प्रदेश की खानों से होता है। यानी भारत के संपूर्ण अवरक उत्पादन का 15% जो है अवरक का उत्पादन आंध्र प्रदेश की अवरक पेटी के अंतर्गत उत्पादन किया जाता है। तीसरा पेटी जो इसमें है, तीसरी पेटी जो है उसमें ये राजस्थान, तीसरी पेटी जो है राजस्थान में अवरक पेटी। राजस्थान में अवरक पेटी का विस्तार उदयपुर से लेकर भीलवाड़ा, यानी राजस्थान में अवरक की पेटी का विस्तार उदयपुर से लेकर भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर तक फैला है। अजमेर और जयपुर तक फैला है, जो 300 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा है। जो 300 किलोमीटर लंबा और लगभग 100 किलोमीटर तक चौड़ा है। ये अवरक उत्पादक भीलवाड़ा, अजमेर, यहाँ यह अवरक उत्पादन भीलवाड़ा, अजमेर, डूंगरपुर, जयपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर और अलवर जिलों में होता है। राजस्थान में अवरक भंडार की विशेषता ये है कि इसकी खनिज सिराएं चौरस भूमि में प्रकट हो रही हैं। यानी यहाँ जो है इसकी सिरा, अवरक की सिराएं जो है चौरस भूमि में प्रकट हो रही हैं। राजस्थान का अवरक उत्तम हल्के हरे गुलाबी रंग का होता है। और चौथा क्षेत्र है भारत में अवरक उत्पादक के अन्य क्षेत्रों में जो आता है उसमें उड़ीसा। उड़ीसा में घेनकनाल, उड़ीसा में अवरक में घेनकनाल, संबलपुर, कोरापुट, कंजम जिले में, मध्य प्रदेश में बस्तर जिला, तमिलनाडु में कृष्णा, सलेम और नीलगिरी जिले, केरल में नुचूर और पुन्नालूर जिले, कर्नाटक में हसन जिला, हरियाणा में नारनौल, हरियाणा में नारनौल जिला और गुड़गांव जिले, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में थोड़ी मात्रा में अवरक का उत्पादन होता है। तो दोस्तों ये अवरक उत्पादन का प्रमुख भारत के में प्रमुख स्थान था। अवरक की किस्में बताई गई, अवरक और मानव का संबंध बताया गया, अवरक की उपयोगिता बताई गई। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप लोगों को इस वीडियो का ज़रूर लाभ मिलेगा।
प्रतियोगी कक्षाओं की। इसी उम्मीद के साथ साथ एक बार सभी को नमस्कार।